दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज का हम लोगों का ये जो वीडियो होगा ये वीडियो दोस्तों होगा आपका यूपी सुपर टैट के लिए। दोस्तों सुपर टैट की परीक्षा होने वाली है अप्रैल में। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सुपर टैट की वैकेंसी आ रही है, तकरीबन 2000 पद लगभग है। और इस परीक्षा में जो भी हमारे दोस्त पूरे ऑल ओवर इंडिया में सी टैट का जूनियर स्तर जो कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए जिसको कि पेपर 2 बोला जाता है, वो अगर आप लोग क्वालिफाइड हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो वो लोग इस पेपर को देने के लिए योग्य हैं। और दूसरी शर्त यह है कि आप यूपी टैट जो है उसका जूनियर स्तर क्वालिफाइड हो, या तो आप सी टैट का जूनियर स्तर क्वालिफाइड हो या फिर यूपी टैट का जूनियर स्तर क्वालिफाइड हो, तब जाकर आप इस पेपर को दे पाएंगे क्योंकि ये जूनियर स्तर की वैकेंसी आ रही है। और बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों, ये वैकेंसी आप लोगों के लिए बहुत कारगर होगी दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट जो है जूनियर का शिक्षक बनने का मौका मिल रहा है। दोस्तों इसके पहले जो भी वैकेंसियां भरी गई हैं वो लगभग सब की सब आपकी प्राइमरी की भरी गई हैं, परंतु ये पहली बार होगा जब आपको जूनियर की वैकेंसी मिल रही है दोस्तों। और जूनियर की जो सैलरी भी होता है, जो पेमेंट होता है, वो भी आपका प्राइमरी से अच्छा खासा अधिक होता है दोस्तों। तो ये बहुत ही गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए दोस्तों। सुपर टैट का सिलेबस पैटर्न अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो यूपी की वेबसाइट जो ऑफिशियल बेसिक का वेबसाइट है उत्तर प्रदेश की, उस पर जा करके आप चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा जो नोटिफिकेशन निकला है सुपर टैट का वैकेंसी का, योग्यता क्या है, मापदंड क्या है, कब परीक्षा होगा, दोस्तों मैं बता दूं थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जैसे कि शॉर्टकट में बता रहा हूं, आपका 18 फरवरी को, इसी महीने में 18 फरवरी को आपका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और 22 फरवरी को आपका जो है यूपी सुपर टैट का फॉर्म भरना चालू हो जाएगा जूनियर स्तर का। और उसके अलावा दोस्तों आपका 11 अप्रैल को परीक्षा होगी। इतना बस छोटा सा आप लोग जान लीजिए, बाकी तैयारी दोस्तों कर लीजिए अपना। तो दोस्तों इस पेपर में, सुपर टैट के पेपर में आपका 2 पार्ट में पेपर होगा, 2 पार्ट में पेपर होगा। पहले पार्ट में आपका करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान और एक भाषा, जैसे कि अगर आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है तो इन तीनों में से कोई एक भाषा रहेगा। और दूसरा पेपर जो होगा वो आपके विषय से संबंधित होगा। विषय से मतलब ये है कि अगर आप यूपी टैट या सी टैट जूनियर स्तर गणित और विज्ञान से, मैथ और साइंस से क्वालिफाइड किए हैं तो मैथ और साइंस का 100 प्रश्न रहेगा दूसरे पेपर में। और या तो अगर आप सामाजिक अध्ययन से क्वालिफाइड हैं तो सामाजिक अध्ययन का 100 प्रश्न होगा। तो दोस्तों 2 पार्ट में ये 2 पेपर पूछा जाएगा सुपर टैट की परीक्षा में, जो इसको कि लिखित परीक्षा भी कहा जाता है, परंतु ये बहुविकल्पी ही होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। तो उसी परीक्षा के लिए हम लोग का ये आपका हिंदी का पहला क्लास होगा दोस्तों, दूसरा क्लास होगा। इसके पहले हिंदी का एक वीडियो हमने बनाया है सुपर टैट के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो बेहद खास होगा आप लोगों के लिए। तो मैंने मोटा मोटी आपको सभी बता दिया कि ये वीडियो किस लिए बन रहा है, क्यों बन रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल हम लोग आज 40 प्रश्नों को देखेंगे व्याकरण के दृष्टिकोण से। ये प्रश्न सभी व्याकरण के प्रश्न होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। और आज से लगातार आप लोगों को सुपर टैट के क्लासेस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये सारा प्रश्न दोस्तों आपका विराम चिन्हों से संबंधित होगा, व्याकरण से संबंधित। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। ऑप्शन ए है मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। बी यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। सी सुनो सुनो वह गा रही है। और डी प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। दोस्तों ये प्रश्न आपका यूपी SSC लोअर थर्ड एग्जाम 2016 में प्रश्न आया है दोस्तों। पहले नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सुनो सुनो वह गा रही है। इस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि सुनो सुनो यहाँ पर 2 बार जो विराम चिन्ह दिया गया है दोस्तों, ये 2 बार नहीं लगता है, ये एक ही बार लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट दोस्तों अगला दूसरा प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए निर्देशक, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी उपदेशक और ऑप्शन डी विवरण। तो दोस्तों दूसरे नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उपदेशक राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात विराम चिन्ह का प्रकार जो नहीं है वो उपदेशक प्रकार जो है वो किसी भी प्रकार का विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, टाइप नहीं है दोस्तों। अर्थात निर्देशक, लाघव और विवरण ये 3 दोस्तों आपके विराम चिन्हों के प्रकार होते हैं, परंतु उपदेशक कभी भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया था। अगला तीसरा प्रश्न कह रहा है जहां वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए योजक,
ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह और ऑप्शन डी पूर्ण विराम। तो दोस्तों 3 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी, जहां पर वाक्य की गति अंतिम रूप से ले और विचार के तार टूट जाए वहां हमेशा पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चौथा प्रश्न कह रहा है विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी तुल्यता सूचक चिन्ह, ऑप्शन सी लाघव चिन्ह और ऑप्शन डी संयोजक चिन्ह। तो दोस्तों 4 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, संयोजक चिन्ह, अर्थात विराम चिन्ह जो प्रयुक्त होता है वो संयोजक चिन्ह होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 5वां प्रश्न पूछ रहा है विराम का अर्थ है। ऑप्शन ए चलना, ऑप्शन बी ठहरना या रुकना, ऑप्शन सी विछुड़ना और ऑप्शन डी स्वर। तो दोस्तों 5 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, विराम का मतलब होता है ठहरना या रुकना। नेक्स्ट दोस्तों 6वां प्रश्न कह रहा है श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फ्रेंच और ऑप्शन डी चीनी। तो दोस्तों 6 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका अंग्रेजी इंग्लिश राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 7वां प्रश्न कह रहा है श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों 7 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए आपका 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या हिंदी भाषा में 20 मानी गई है। नेक्स्ट अगला आपका 8वां प्रश्न पूछ रहा है अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। ऑप्शन ए दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से, ऑप्शन बी इस प्रकार से, ऑप्शन सी इस प्रकार से और ऑप्शन डी इस प्रकार से। तो दोस्तों 8 नंबर के इस प्रश्न में विराम चिन्ह को पहचानना है तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर विराम चिन्ह दोस्तों इस प्रकार से होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर विराम चिन्ह राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों नेक्स्ट अगला प्रश्न 9 नंबर पर पूछ रहा है आशीष, राहुल, राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह है। ऑप्शन ए आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन बी सी और डी। दोस्तों आशीष, राहुल, राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है, इस वाक्य में जो उचित विराम चिन्ह लगेगा वह हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऐसे लगेगा दोस्तों। और इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए, जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच में संयोजक और व इत्यादि न हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है दोस्तों। वहाँ पर हमेशा क्या है, अल्प विराम का प्रयोग होता है और अल्प विराम इसको ऐसे होता है। नेक्स्ट अगला दोस्तों 10वां प्रश्न पूछ रहा है आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम होगा। दोस्तों ऑप्शन ए, बी और सी और डी आप चारों विकल्प देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें 10 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अल्प विराम आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात जहाँ 2 से अधिक वाक्यांश आए और उनके बीच संयोजक न हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो यहाँ पर आनंद घर आया के बाद यहाँ पर अल्प विराम लगेगा। तो यही दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्टीकरण के साथ आपको समझ में और आसानी से आ रहा होगा। अगला दोस्तों 11वां प्रश्न कह रहा है कि मैं कृष्ण के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, ये अल्प विराम दोस्तों, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो अव्यय हैं जैसे कि किंतु, परंतु, पर, लेकिन, भी, इन सबके पहले अल्प विराम लगता है। जैसे मैं कृष्ण के घर पहुंचा, तो दोस्तों मैं कृष्ण के घर पहुंचा के बाद यहाँ पर आपका अल्प विराम लगेगा, परंतु वह नहीं मिला। दोस्तों 11 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 12वां प्रश्न कह रहा है समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। दोस्तों ऑप्शन ए, बी, सी और डी आप चारों ऑप्शन को देख पा रहे हैं, चारों विराम चिन्हों को भी देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी, तो यहाँ पर जैसे देश के प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के बाद यहाँ पर जो विराम चिन्ह लगा है दोस्तों इसी को समानाधिकरण शब्दों के मध्य में विराम चिन्ह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 13वां प्रश्न कह रहा है कि वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है। दोस्तों ऑप्शन ए देख पा रहे हैं, ऑप्शन बी, सी और डी। तो दोस्तों
अगर वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच का जो विराम चिन्ह लगता है वो दोस्तों ऐसे लगता है दोस्तों, यानी कि ऐसे। तो ये दोस्तों इसको क्या कहते हैं, इसको अल्प विराम कहा जाता है, यानी कि थोड़ी देर। अल्प मतलब क्या, थोड़ा, और विराम मतलब रुकना, तो थोड़ा रुकना, तो वही दोस्तों आपका अल्प विराम लगता है। नेक्स्ट दोस्तों अगला 14वां प्रश्न कह रहा है छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। दोस्तों ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इन चारों चिन्हों को आप देख पा रहे हैं, चारों विराम चिन्ह हैं दोस्तों। इसमें भी आपका अल्प विराम लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात छंदों में एक चरण की जब समाप्ति होती है तो वहां पर हमेशा कौन सा लगता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट 15वां कह रहा है कि रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, ऑप्शन सी विवरण चिन्ह और ऑप्शन डी लाघव चिन्ह। तो दोस्तों इन चारों चिन्हों को आप देख पा रहे हैं, तो 15 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अल्प विराम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात दोस्तों उपवाक्यों के पूर्व और बाद में भी आपका अल्प विराम का चिन्ह लगता है। जैसे कि रामू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, तो यहाँ खिलाड़ी के बाद आपका जो है अल्प विराम लगेगा, और कल उसकी टांग टूट गई। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका व्याकरण की दृष्टि से वाक्य शुद्ध होगा, तो इसमें आपका अल्प विराम लगेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 16वां प्रश्न कह रहा है कि जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, ऑप्शन सी लाघव चिन्ह और ऑप्शन डी विवरण चिन्ह। तो दोस्तों 16 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए अल्प विराम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जाना है तो जल्दी जाओ, ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्प विराम लगता है, जिसके बाद लगने वाले तो तब वह आदि का लोप हो जाता है, यानी कि वो चीजें गायब हो जाती हैं। तो जाना है तो जल्दी जाओ, तो जाना है, तो यहाँ पर है के बाद दोस्तों आपका अल्प विराम लग जाएगा। तो यहाँ से आप जो है सेंटेंस को बना सकते हैं, जैसे कि जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। तो इसमें क्या है, जाना है तो जाना है के अंदर हम अगर चिन्ह लगा देंगे अल्प विराम का, तो वहीं पर थोड़ा सा रुकना हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका व्याकरण की दृष्टि से सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका अल्प विराम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 17वां प्रश्न करा है कि मां मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। तो दोस्तों ऑप्शन ए, बी, सी और डी, इन चारों विकल्पों में आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात माँ के जस्ट बाद आपका दोस्तों अल्प विराम लगेगा। माँ मेरा कल्याण करो, ऐसे वाक्य में हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद हमेशा अल्प विराम लगता है। स्पष्टीकरण भी आप लोग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 18वां प्रश्न कह रहा है कि जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अर्ध विराम, ऑप्शन सी संकेत चिन्ह और ऑप्शन डी लाघव चिन्ह। तो दोस्तों 18 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी आपका अर्ध विराम ही लगता है। अर्थात जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो हमेशा अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला आपका 19वां प्रश्न, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अर्धविराम, ऑप्शन बी उपविराम, ऑप्शन सी योजक चिन्ह और ऑप्शन डी कोष्ठक। तो दोस्तों 19 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों अर्धविराम। अर्थात मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए जिन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो भी क्या होता है, आपका अर्धविराम कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों 20वां प्रश्न कह रहा है करणवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए उपविराम, ऑप्शन बी विवरण चिन्ह, ऑप्शन सी उद्धरण चिन्ह और ऑप्शन डी अर्धविराम। तो दोस्तों करणवाचक क्रिया विशेषण में जिस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है उसको अर्धविराम कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 21वां प्रश्न कर रहा है कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वाक्य के प्रारंभ में, ऑप्शन बी वाक्य के अंत में, ऑप्शन सी वाक्य के मध्य में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। ऑप्शन नंबर बी राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 22वां प्रश्न कह रहा है कि किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन ए वाक्य के अंत में, ऑप्शन डी कहानी उपन्यास लिखने में, ऑप्शन सी छंद के चरणों की समाप्ति पर और ऑप्शन डी छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर छंदों के एक चरण की समाप्ति पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ऐसे वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है जिनमें छंदों के एक चरण की समाप्ति हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 23वां प्रश्न कर रहा है कि तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करिए। ऑप्शन ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन सी उपविराम और ऑप्शन डी कोष्ठक। तो दोस्तों तुम कब आओगे यहाँ पर हमेशा आपका क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला दोस्तों 24वां प्रश्न कर रहा है कि आहा
तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक चिन्ह, ऑप्शन सी उपविराम और ऑप्शन डी पूर्ण विराम। तो दोस्तों 24 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसमें क्या है, विस्मय की भावना, यानी कि एक तरीके से आश्चर्य की भावना आ रही है कि आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। दोस्तों इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 25वां प्रश्न कह रहा है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन बी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ऑप्शन सी अवतरण चिन्ह और ऑप्शन डी टीका सूचक। तो दोस्तों 25 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों उद्धरण चिन्ह अर्थात कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 26वां प्रश्न करा कि संयोजक चिन्ह, ध्यान रखिएगा, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए समासिक चिन्ह, ऑप्शन बी कोष्ठक, ऑप्शन सी अवतरण चिन्ह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 26 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए संयोजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दोस्तों 27वां प्रश्न कर रहा है भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों दोस्तों आप ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन चारों विकल्पों को देख पा रहे हैं। तो 27 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अर्थात भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए हमेशा इस प्रकार के कोष्ठक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों वर्गाकार कोष्ठक भी इसको कहा जाता है। अगला आपका 28वां प्रश्न विवरण चिन्ह को पहचाने। ऑप्शन ए, बी, सी, डी चारों विकल्प देख पा रहे हैं दोस्तों। तो विवरण चिन्ह दोस्तों अगला दोस्तों 29वां प्रश्न पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। दोस्तों पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह को पहचानिए। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन चारों में से कौन से पुनरुक्ति और लाघव चिन्ह है। तो दोस्तों उत्तर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका 29 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात पुनरुक्ति जो चिन्ह होते हैं वो आपको पुनरुक्ति ऐसा लिखा जाता है, 2 बार ऐसे ऐसे कामा, ये पुनरुक्ति हो गया। और उसके बाद दोस्तों लाघव ओ बनाएंगे, छोटा ओ बनाएंगे अंग्रेजी भाषा में, तो वही आपका हिंदी में लाघव चिन्ह होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 30वां प्रश्न करा कि पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस नाम से अभिविहित किया। दोस्तों पाद चिन्ह ऑप्शन ए रेखा, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी पंक्ति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 30 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर ए रेखा राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात पाद चिन्ह को श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने रेखा नाम से अभिविहित किया गया है। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए आपका रेखा यहाँ पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात इसे पाद चिन्ह या रेखा भी कहते हैं और इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित भी किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला आपका 31वां प्रश्न करा है कि हंस पद किस विराम का एक और नाम है। ऑप्शन ए लोप विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी पूर्ण विराम और ऑप्शन डी त्रुटि विराम। तो दोस्तों हंस पद में दोस्तों हमेशा आपका पूर्ण विराम जो है वो हंस पद का जो अन्य नाम है वो आपका पूर्ण विराम होता है और ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर पूर्ण विराम राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 32वां प्रश्न तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचानिए। दोस्तों ऑप्शन ए ये लाघव है, ये आपका कोष्ठक है वर्गाकार कोष्ठक, ये चिन्ह ये बराबर है। दोस्तों ये आपका त्रिभुजाकार है। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी ये जो चिन्ह है दोस्तों, ये जो चिन्ह है उत्तर नंबर डी ऑप्शन नंबर डी यही आपका तुल्यता सूचक चिन्ह है। दोस्तों इसमें आपका जैसे ये जो दिया हुआ है बराबर बराबर, ये दोस्तों ये क्या है, ये तुल्यता को सूचना देता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर तुल्यता सूचक चिन्ह आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका दोस्तों प्रश्न है 33वां प्रश्न पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। ऑप्शन ए दोस्तों आपका बराबर है, ऑप्शन बी आप देख पा रहे हैं सी डी। तो दोस्तों इसमें पाद बिंदु दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी के जैसा पाद बिंदु लिखा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 34वां प्रश्न समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। तो दोस्तों समाप्ति सूचक चिन्ह की अगर हम पहचान की बात करें तो जो आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न में वह हो जाएगा मेरे मित्रों ऑप्शन नंबर ए। अर्थात इस प्रकार से समाप्ति सूचक चिन्ह जो है वो लिखा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 35वां प्रश्न कर रहा है किस शब्द में ए स्वर नहीं है। ऑप्शन ए वैदिक, ऑप्शन बी एक, ऑप्शन सी पैतृक और ऑप्शन डी स्नेह। तो दोस्तों
ऑप्शन नंबर ए आपका वैदिक जो है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात वैदिक जो है इसमें आपका ई स्वर नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों अगला 36वां प्रश्न कर रहा है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी अर्ध विराम और ऑप्शन डी कोष्ठक। तो दोस्तों किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए हमेशा लाघव चिन्ह का संक्षिप्त सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला आपका 37 नंबर पर प्रश्न पूछ रहा है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है? ऑप्शन ए छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ऑप्शन बी छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। दोस्तों तो ये चारों वाक्य सेम है, लेकिन इसमें सही विराम चिन्हों वाला वाक्य आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें आपका 37 नंबर के प्रश्न में ये जो सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, ये जो विराम चिन्ह लगा है ये बिल्कुल सही लगा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 38वां प्रश्न कर रहा है, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं पहचानिए। ऑप्शन ए दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों, ऑप्शन बी रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयवों में, ऑप्शन सी जब क्रिया की मूल धातु के साथ परिणार्थक क्रियाएं आएँ, और ऑप्शन डी कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं वहाँ दोस्तों आपका कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 39वां प्रश्न क्या है कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी निर्देशक, ऑप्शन सी कोष्ठक और ऑप्शन डी उपविराम। तो दोस्तों हमेशा किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कोष्ठक राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने बेहतरीन 40 प्रश्नों को देखा है, जो कि आपका हिंदी भाषा का, जो कि आपका सुपर टेट की परीक्षा होने वाला है अप्रैल में, उस परीक्षा के दोस्तों ये वीडियो आपका हिंदी भाषा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि व्याकरण से हिंदी से आपका 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाना है, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों बेहद कारगर होगा ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि व्याकरण के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत आभार।